हेलो स्टूडेंट्स, हाउ ऑल आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम आपके लिए लेके आए हैं द दिल्ली सुल्तान्स। ये क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 है और ये पार्ट फर्स्ट है। इसके बाद पार्ट सेकंड आएगा जिसमें हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन और उसके कुछ टॉपिक्स के बारे में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है? कावेरी डेल्टा बिकम द सेंटर ऑफ लार्ज किंगडम। कावेरी जो डेल्टा था वो क्या बना था? एक लार्ज किंगडम का एक सेंटर बना था। यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस था एक बड़े से लार्ज किंगडम का। दिल्ली बिकम एन इम्पोर्टेंट सिटी ओनली इन द 12th सेंचुरी। जो दिल्ली था वो एक इम्पोर्टेंट सिटी बना। कब बना? 12th सेंचुरी में बना। इससे पहले दिल्ली कोई भी एक ऐसा राज्य या शहर नहीं था जिसकी बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंस हुई। नॉर्मली ही छोटे मोटे राज्यों या शहरों की तरह से शहरों की ही तरह था, ना ही यहाँ पे ज्यादा आबादी थी पहले। पर 12th सेंचुरी में ये एक इम्पोर्टेंट सिटी बन गया। दिल्ली फर्स्ट बिकम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर द तोमार राजपूत। जो दिल्ली था वो एक क्या बना? कैपिटल बना। किसके टाइम पे? तोमर राजपूत के टाइम पे। किसके टाइम पे? तोमर राजपूत के टाइम पे दिल्ली पहली बार एक कैपिटल बना। तोमर राजपूत को किसने हराया था? चौहान्स ऑफ अजमेर। मतलब अजमेर एक जगह है, अजमेर के चौहान्स, ये सरनेम है उनका। इन चौहान्स ने इन तोमर राजपूत को हराया था। कब हराया था? 12th सेंचुरी के मिडल में हराया था। दिल्ली बिकम एन इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर अंडर तोमर एंड चौहान। जो तोमर है, मतलब ये जो दिल्ली था ये एक कमर्शियल सेंटर बन गया। कब बना? तोमर और चौहान राजपूत के टाइम पे। मतलब जब ये राज कर रहे थे उस टाइम पे इनकी जो पॉलिसीज वगैरह थी कुछ इस तरह से थी जिससे उन्होंने बिजनेस को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। और दिल्ली का ये जो दिल्ली थी ये एक कमर्शियल सेंटर बन गया। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर बन गया। फिर उसके बाद जैन मर्चेंट्स है, जैन व्यापारी। वो भी शहरों में रहा करते थे, गांवों में बहुत कम रहा करते थे, ना के बराबर। वो हमेशा शहरों में ही रहा करते थे और उन्होंने शहरों में कई सारे टेम्पल्स, मंदिर भी बनवाए। इन्हीं जैन मर्चेंट्स ने क्या किए? कॉइन्स बिल्ड करवाए, मतलब सिक्के बनवाए। उन सिक्कों को क्या कहते थे? दिल्ली वाल कहते थे। और इनका सर्कुलेशन भी बहुत वाइड था। सर्कुलेशन का मतलब ये पूरे एरिया में, बहुत बड़े एरिया में ये सिक्के चला करते थे। ऐसे नहीं कि कुछ छोटे से एरिया में ही इन सिक्कों का सर्कुलेशन था या चला करते थे, यूज होते थे, नहीं। इनका बहुत बड़े एरिया में सर्कुलेशन था, ये बहुत बड़े एरिया में चला करते थे, मतलब इनका यूज होता था। तो इसके बाद दिल्ली सल्तनत कंट्रोल वास्ट एरिया इन द बिगिनिंग ऑफ 13th सेंचुरी। जो दिल्ली सल्तनत थी उसने बहुत बड़े एरिया पे रूल किया था। कब? इन द बिगिनिंग ऑफ 13th सेंचुरी। स्टार्टिंग 13th सेंचुरी के स्टार्टिंग में उसने बहुत बड़े एरिया पे कंट्रोल कर लिया था रूल करने के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत में कुछ शहर भी बसाए उस टाइम पे, जैसे कि दहलिया, कुहान, कुहना, और ये सिरी और जहांपना। ये देखो मैप में भी इनके नाम दिए हो गए। ये देखो ये रहा दहलिया, कुहाना, और ये देखो ये रहा जहांपना, और ये रहा सिरी। ये देखो ये सारे ही आसपास ही हैं जहाँ पे उन्होंने बनाया। ये देखो कुतुब मीनार तो आपको पता ही होगा। ये देखो ये रहा कुतुब मीनार। अब ये देखो ये है कुछ दिल्ली के रूलर्स हैं, इंपॉर्टेंट वाले। सारे रूलर्स के नाम नहीं लिखे पर इंपॉर्टेंट वाले रूलर्स के नाम है, इन्हें ध्यान से देख लो। ये देखो राजपूत डायनेस्टी। राजपूत डायनेस्टी सबसे पहले है। दिल्ली सल्तनत यहाँ से नहीं है, दिल्ली सल्तनत यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से अर्ली तुर्किश रूलर से। तो ये दिल्ली सल्तनत के पहले के हैं, राजपूत डायनेस्टी। देखो राजपूत डायनेस्टी में कौन थे? तोमर थे और चौहान थे। हमने इनके बारे में पढ़ा, तोमर और चौहान। ये कब थे? अर्ली 12th सेंचुरी। पहले यहाँ पे एक चीज समझ लो आप लोग। देखो जैसे कि हम बात कर रहे हैं 12th सेंचुरी के, तो 12th सेंचुरी कब से कब तक की होगी? जब हम 12th सेंचुरी की बात कर रहे हैं तो 12th सेंचुरी होगी आपकी, एक मिनट, हाँ, 12th सेंचुरी होगी आपकी 1100 से लेके 1200 तक। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए कि वो 1200 से समझने लगते हैं, पर ऐसा नहीं होता ये। जब 12th सेंचुरी की बात हो रही है तो ये एक 100 साल पीछे चलता है। जैसे कि अभी का, अभी क्या है? अभी
2022 चल रहा है, तो 2022 चल रहा है, तो ये सेंचुरी कौन सी होगी? ये सेंचुरी है हमारी 21st सेंचुरी। अब यही जब हम बात करेंगे 13th सेंचुरी की, तो ये कब चलेगा 13th सेंचुरी का? 1200 से लेके 1300 तक, ये हमारी 13th सेंचुरी होगी। और जब हम बात करते हैं कि अर्ली 12th सेंचुरी, तो अर्ली 12th सेंचुरी मतलब क्या होता है? मतलब देखो, फर्स्ट सॉरी स्टार्टिंग 12th सेंचुरी मतलब होता है मिडल हाफ से पहले। मिडल हाफ कब होगा इसका? मिडल हाफ होगा इसका 1150 से, 1150 से पहले होगा। 1150 से पहले क्या होगा इसका? हाफ, मिडल हाफ मतलब पहले भाग में, और ये सेकंड पार्ट होगा। तो जब 12th सेंचुरी को हम पार्ट्स में डिवाइड करें, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट मतलब 1150 से पहले और सेकंड पार्ट मतलब 1150 के बाद। और जब हम अर्ली 12th सेंचुरी की बात करें, तो अर्ली 12th सेंचुरी का मतलब होता है 1100 से 1120 के आसपास का। ये हमारा क्या होता है? अर्ली 12th सेंचुरी। क्या होगा? अर्ली 12th सेंचुरी। अब जब हम लेटर 12th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो लेटर 12th सेंचुरी मतलब 13th सेंचुरी से थोड़ा सा पहले। तो ये डेट्स वगैरह याद रखना, इसमें ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं और चीजें उन्हें समझ में नहीं आती कि कौन से टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा माउस से लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ये जब हम 12th सेंचुरी की बात करें, 12th सेंचुरी हाफ की, तो मतलब 13th सेंचुरी से पहले। इट मीन्स ये हम कब की बात कर रहे हैं? 1190 या 90 या 1999 से पहले की। मीन्स है ये, जैसे कि यहाँ पे है 11 और ये 99 से पहले की, 1199 19 सॉरी 1199 से पहले की बात कर रहे हैं। तो जब हम अर्ली 12th सेंचुरी की बात करें, तो हम 1100 आसपास की बात कर रहे हैं। जब मिडल 12th सेंचुरी की बात करें, 1150 के आसपास की बात कर रहे हैं। और जब हम लेटर 12th सेंचुरी की बात करें, तो हम 1199 के आसपास की बात कर रहे हैं। तो ये चीजें आप हमेशा माइंड में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। ये देखिए अब यहाँ पे तोमर राजपूत कब आए? अर्ली 12th सेंचुरी। अर्ली ट्वेल्थ सेंचुरी मतलब 1100 के आसपास। तो अर्ली 12th सेंचुरी की कब आई? 1100 नहीं, ये चीज नहीं, ये देखो तोमर राजपूत ये यहाँ पे है ना, 1130 से लेके 1145 तक, मतलब 1150 से पहले। और जब हम यहाँ बात करें चौहान की, तो चौहान कब आए? ये सेकंड पार्ट में आए 1165 के 1192 से। ये पृथ्वीराज चौहान आपके 1175 से, और ये आए तुम्हारे 1192 तक। तो ये याद रखना, पृथ्वीराज चौहान जो थे वो आखिरी हिंदू राजा थे जो दिल्ली की गद्दी पे बैठे थे, दिल्ली में राज किया था जिन्होंने। उसके बाद सारे हमारे ये अलग अलग सल्तनत, मतलब ज्यादातर मोमडन ही, मतलब सारे ही मोमडन ही थे। जैसे आप यहाँ पे देख लो, ये अर्ली तुर्किश रूलर 1206 से स्टार्ट हुआ 1290 तक। और यहाँ पे देखो कौन कौन आया, कुतुबुद्दीन ऐबक आया, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया, फिर गियासुद्दीन बलबन। तो ये नाम याद रखना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नाम है। यहाँ पे सारे ही इम्पोर्टेंट नाम है, क्योंकि ये सिर्फ इम्पोर्टेंट वाले ही इसमें दिए गए हैं। फिर उसके बाद देखो खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी में देखो कौन आया? जलालुद्दीन खिलजी आया, अलाउद्दीन खिलजी आया। फिर तुगलक डायनेस्टी, गयासुद्दीन तुगलक आए, मोहम्मद तुगलक आए, फिरोज शाह तुगलक आए। फिर ये देखो सैयद डायनेस्टी। तो ये आपकी ये जो पांच है, यही मिला के क्या बनती है आपकी? डायनेस्टी बनती है। कौन सी? दिल्ली सल्तनत वाली। ये आपकी ये पांचों की पांचों, ये पांच ही मिला के आपकी दिल्ली सल्तनत बनती है। इन्हीं को हम दिल्ली सल्तनत बोलते हैं। तो ये चीज माइंड में रखिएगा अपने। देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स। दिल्ली सुल्तान्स के बारे में हम इसमें जानेंगे अब। इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स एंड आर्किटेक्चर्स। जो हमें दिल्ली सुल्तान्स के बारे में हमें पता चलता है, वो कहाँ से पता चलता है?
हमें इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, कॉइन से पता चलता है, आर्किटेक्चर से पता चलता है, मतलब वहां पे कैसा आर्किटेक्चर था, कैसी बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई थी। उन आर्किटेक्चर्स हो गए, कॉइन्स हो गए, इंस्क्रिप्शन हो गए, इनसे हमें दिल्ली सुल्तान के बारे में पता चलता है। फिर उसके बाद है तारीख त्वारीख रिटर्न इन पर्शियन। ये देखो, ये तारीख त्वारीख किस में लिखे होते थे? पर्शियन लैंग्वेज में लिखे होते थे। और जो पर्शियन लैंग्वेज है वही वहाँ के उस टाइम के एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज होती थी, मतलब वहाँ पे जितने प्रशासनिक कार्य होते थे उन सब की लैंग्वेज भी कौन सी होती थी? पर्शियन लैंग्वेज होती थी। जो ऑथर्स होते थे, त्वारिख त्वारिख मतलब जो लोग लिखते थे त्वारिख को, वो कैसे होते थे? बहुत ही शिक्षित आदमी होते थे, पढ़े लिखे आदमी होते थे। उन पढ़े लिखे आदमी में कौन कौन है? देखो, सेक्रेटरी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉइट्स है और कोर्टियर्स है। मतलब जो कोर्ट में काम करते हैं ना, कोर्टियर्स मतलब वो वाले कोर्ट नहीं, जज और वाले। उस टाइम पे जो राजा वगैरह होते थे उनकी जो अपनी सभा होती थी, उन कोर्टियर्स में काम करने वाले। फिर रिकाउंटेड इवेंट्स एंड एडवाइस रूलर्स। ये जो तारीख लिखने वाले, ये जो लर्न मैन थे, इनका काम क्या होता था? ये रिकाउंटेड करते थे, इवेंट्स को दोबारा से बताते थे कि ये कैसे कैसे इवेंट्स हुए थे। ये राजाओं को एडवाइस करते थे चीजों को लेके। फिर द ऑथर्स ऑफ तारीख लिव्ड इन सिटीज। ये जो ऑथर होते थे तारीख के, ये कहाँ रहते थे? ये शहरों में रहते थे। ये विलेज में बहुत ही मुश्किल रहा करते थे, ये शहरों में रहा करते थे। दे ऑफन रॉट देयर हिस्टोरीज। ये क्या करते थे? कई बार अपनी हिस्टोरीज हिस्टोरीज वगैरह भी लिखा करते थे। पर ये जब हिस्टोरीज लिखते थे तो ये क्या देखते थे? ये सुल्तान के पक्ष में लिखते थे कि सुल्तान को जैसी हिस्ट्री पसंद है वो वैसे ही लिखते थे, क्योंकि वो चाह मतलब ये उम्मीद रहती थी उनको कि अगर वो सुल्तान को खुश करेंगे अपनी ये हिस्ट्री लिख के, मतलब उनके अकॉर्डिंग लिख के, तो वो उन्हें राजा क्या करेगा? इनाम देगा। ऑथर एडवाइस रूलर्स preserve on ideal social order based on बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शन। जो ऑथर होते थे वो रूलर को एडवाइस करते थे कि ये आइडियल सोसाइटी ऐसे ही रखे, मतलब जहाँ पे क्या हो, जो राइट्स हो, जो स्पेशल राइट्स हो, वो बर्थ राइट होनी चाहिए, जेंडर डिस्टिंक्शन होना चाहिए, जेंडर का भेदभाव होना चाहिए। वो इसी को एक आइडियल सोसाइटी बोलते थे। ये वही ऑथर जो तारीख लिखी थी जिन्होंने। फिर इन 1236 जो सुल्तान थे इल्तुतमिश, देखा था हमने सुल्तान इल्तुतमिश तुर्किश डायनेस्टी के। तो ये सुल्तान इल्तुतमिश जो तुर्की डायनेस्टी के थे, उनकी मौत के बाद उनकी बेटी रजिया वही क्या बनी? नेक्स्ट सुल्तान बनी। पर जो क्रॉनिकल थे, मतलब वो जो हिस्ट्री लिखते थे, क्रॉनिकल जो थे, जो उनकी मतलब उस टाइम के जो क्रॉनिकल थे, मिन्हाज आई सिराज, ये क्या चाहते थे? ये नहीं चाहते थे कि रजिया सुल्तान बने। रजिया मोर एबल एंड क्वालिफाइड, रजिया बहुत ही ज्यादा एबल थी और क्वालिफाइड थी कंपैरिजन टू कंपैरिजन टू हर ब्रदर। वो अपने भाइयों के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा क्वालिफाइड थी और एबल थी उस पोस्ट के लिए, सुल्तान बनने के लिए। पर फिर भी मिन्हाज जो थे, ही वॉज नॉट कंफर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज अ रूलर। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी रानी एक रूलर बने। शी हैज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन इन 1240। तो उसको 1240 पे थ्रोन से हटा दिया गया। अब ये याद रखना, देखो रजिया बैठी 1236 पे थी गद्दी पे, पर उसे हटाया गया था 1240 पे, मतलब 4 साल उसने भी रूल किया। अब ये देखो, जैसे कि रजिया थी ना, वैसे ही ये देखो रुद्रा महादेवी भी रानी थी। कहाँ की? 1262 से लेकर 1289 तक। कहाँ की? काकतीय डायनेस्टी की। काकतीय डायनेस्टी कहाँ है? वारंगल में। वारंगल कहाँ है? आंध्र प्रदेश। उस टाइम का वारंगल था जहाँ की वो रानी थी, काकतीय डायनेस्टी की। ये क्या है? आंध्र प्रदेश में। पर देखो रुद्रा महादेवी रजिया से अलग थी। रुद्रा महादेवी चेंज नेम ऑन हर इंस्क्रिप्शन एंड प्रिटेंडेड शी वाज अ मैन। रुद्रा महादेवी ने अपना नाम चेंज कर लिया था जब उन्होंने इंस्क्रिप्शन लिखवाए थे। और वो उन्होंने क्या दिखाया था अपने आप को? एज अ मैन, कि वो एक आदमी है। वैसे ही एक दूसरी रानी थी दिद्दा। वो कहाँ की रानी थी? कश्मीर की। वो दिद्दा वर्ड जो है वो कहाँ से आया है? फ्रॉम दीदी या फिर एल्डर सिस्टर से। ठीक, अब देखो ये नेक्स्ट चीज है, ये इंपॉर्टेंट है। 4 स्टेजेस इन द मेकिंग ऑफ अ मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट बनाने के 4 मतलब प्रोसेस, कैसे कैसे वो बनता है। सबसे पहले तो पेज को तैयार किया जाता है, प्रिपेयरिंग द पेपर, पेज को तैयार किया जाता है। फिर उसके बाद उस पर कोई टेक्स्ट लिखा जाता है, जो भी हमें उस पेपर पे लिखना है वो चीज लिखा जाता है। फिर मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड पैसेज।
फिर वहाँ पे मेल्टिंग गोल्ड का यूज किया जाता है, जिस भी वर्ड को हमें हाईलाइट करना होता है कि ये बहुत ही ज्यादा, जैसे हम हाईलाइटर का यूज करते हैं ना आजकल, वैसे ही उस टाइम पे मेल्टिंग गोल्ड का यूज किया जाता था किसी भी वर्ड को या पैराग्राफ को हाईलाइट करने के लिए। फिर प्रिपेयरिंग द बाइंडिंग, फिर उसको बाइंड किया जाता है, जैसे हम बुक्स बाइंड करवाते हैं वैसे ही वो पेजेस को बाइंड करवाते थे। फिर इस तरीके से मनुस्क्रिप्ट जो होता था वो तैयार होता था, रेडी हो जाता था। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर। गैरिसन टाउन से लेके एम्पायर तक कैसे ये चीज गया, मतलब स्टार्टिंग में जो दिल्ली सल्तनत थी वो सिर्फ गैरिसन टाउन तक ही अपना कंट्रोल कर पाती थी, उसके आगे उसका कोई कंट्रोल नहीं था। और गैरिसन टाउन से लेके वो एम्पायर तक कैसे पहुंचे, उसने अपना एम्पायर कैसे बनाया। देखो पहला पॉइंट है अर्ली 13th सेंचुरी कंट्रोल ऑफ द दिल्ली। जो 13th सेंचुरी की स्टार्टिंग में जो दिल्ली था, दिल्ली से जो रूल कर रहा था उसका कंट्रोल कैसा था। सिर्फ उसका कंट्रोल फोर्टिफाइड टाउन तक ही था, कैसर और हिंटरलैंड तक। हिंटरलैंड पे भी उसका कंट्रोल नहीं था उतना, बहुत ना के बराबर कंट्रोल था। तो वो अपना कंट्रोल जो हिंटरलैंड पे था वो कैसे रखते थे, वो अपना काम कैसे चलाते थे, ट्रेड करके, बिजनेस करके, ट्रिब्यूट मतलब कर वार इकट्ठा करके, थोड़ा बहुत प्लंडर लूट मार करके, ऐसे वो अपना काम चलाते थे। फिर कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन्स इन बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वाज डिफिकल्ट। गैरिसन टाउन से, अब देखो पहले यहाँ पे कुछ वर्ड्स के मतलब समझ लो तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। गैरिसन मतलब सैनिक टुकड़ी जहाँ पे रहती है उसको हम गैरिसन बोलते हैं। हिंटरलैंड मतलब प्रदेशीय निवास, मतलब जो प्रदेशीय नगर, जो आसपास के नगर होते हैं जहाँ से किले वगैरह का काम या बिजनेस वगैरह चलता है, उनकी जरूरतों का सामान पूरा होता है। फोर्टिफाइड टाउन वो होते हैं जहाँ पे किलेबंद शहर होते हैं, मतलब किले बंद होते हैं पूरी तरीके से चारों तरफ से, और उनके अंदर छोटे छोटे शहर होते हैं, वो फोर्टिफाइड टाउन होते हैं। तो देखो कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन, गैरिसन टाउन पे वो कंट्रोल करते थे। पर वो कंट्रोल जो था गैरिसन टाउन, गैरिसन टाउन सिर्फ दिल्ली में तो था नहीं, बंगाल में भी था, सिंध में भी था। तो बहुत ही मुश्किल था बंगाल और सिंध के गैरिसन टाउन को कंट्रोल करना। तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। क्यों मुश्किल था, क्योंकि दिल्ली और बंगाल दोनों ही बहुत दूर है, और सिंध भी दिल्ली से बहुत दूर है, तो वहां के गैरिसन टाउन को अपने कंट्रोल में रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। फिर रिबेलियन वॉर हो गई, बैड वेदर हो गया, ये कुछ भी अगर ऐसा होता था, रिबेलियन वॉर्स हो गई, मतलब विद्रोह करने वाले विद्रोह कर देती थी कुछ सैनिक टुकड़ियां, या उनके जो सेवक वगैरह होते थे, या फिर कोई खराब मौसम हो गया, तो उसकी वजह से क्या होता, जो उनका कम्युनिकेशन रूट होता था पूरी तरीके से टूट जाता था, खराब हो जाता था। अब कम्युनिकेशन रूट मतलब वो नहीं कि तार बिछी थी नेटवर्क नहीं आ रहे, मतलब उन्होंने जो अपनी व्यवस्था बनाई होती थी कि जिससे जल्दी से जल्दी उनका संदेश दूसरी जगह पे पहुंच जाए, वो सारी चीजें उनकी खराब हो गई थी, खराब हो जाती थी जब भी रिबेलियन वॉर या फिर खराब मौसम होता था। नेक्स्ट पॉइंट देखो, दिल्ली अथॉरिटी चैलेंज बाय मंगोल इन्वेंशन। मतलब जो दिल्ली पे रूलर रूलर था, रूल कर रहा था, उसको बार बार जो मंगोल इन्वेशन था, मतलब मंगोली जो वहाँ के सरदार वगैरह थे, वो बार बार अटैक कर देते थे, चैलेंज करते रहते थे। वो कहाँ से अटैक करते थे, अफगानिस्तान साइड से। और जो उनके और भी गवर्नर थे, जो उनके मतलब सेवक वेवक थे, या जिनको उन्होंने छोटे छोटे एरिया दे रखे थे कंट्रोल करने के लिए, तो वो भी क्या, जैसे ही उन्हें पता चलता था कि इनका कम्युनिकेशन रूट खराब हो गया है, ये अब शक्तिशाली नहीं रहे, तो वो लोग अटैक कर देते थे, चैलेंज करते रहते थे। फिर देखो कंसोलिडेशन ऑकर्ड ड्यूरिंग गियासुद्दीन बलबन। जब मतलब गियासुद्दीन बलबन रूल कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, दिल्ली सल्तनत को कंसोलिडेट किया, मतलब उसको और ज्यादा ताकतवर बनाया। ताकतवर बनाने इन द सेंस उसको और ज्यादा उसकी व्यवस्थाएं बेहतर करी, उसमें अच्छी अच्छी चीजें लेके आए, जिससे उनकी सेना आर्मी और भी ज्यादा स्ट्रांग हो, उन्हें टैक्सेस मिले, कर मिले, जिसकी वजह से वो अपनी पूरी व्यवस्था को चला सके। तो उन्होंने दिल्ली सल्तनत को कंसोलिडेट किया। फिर उसके बाद है एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन, दिल्ली सल्तनत देखो पहले छोटे से एरिया में थी, दिल्ली दिल्ली और उसके आसपास, फिर देखो दिल्ली सल्तनत का एक्सपेंशन हुआ, बढ़ा और ज्यादा वो फैली। वो कब फैली, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के टाइम पे दिल्ली सल्तनत बहुत ही ज्यादा एक्सपैंड हुई, फैली। अब देखो हमने अभी तक क्या देखा कि उसमें मोहम्मद तुगलक जो थे उनके टाइम पे और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे दिल्ली सल्तनत का एक्सपेंशन हुआ। अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कैंपेन्स। अब कैंपेन चलाए गए एक्सपेंशन के लिए, एक्सपेंशन तो अपने आप होगा नहीं, उसके लिए कैंपेन्स चलाए गए। तो कैंपेन में चलाया किसने, मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी ने।
तो सल्टनेट एम्ड एट कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड ऑफ द गैलियंस टाउन। मतलब जो हिंटरलैंड्स पे उनका पहले कंट्रोल नहीं था, तो अब वो क्या कर रहे थे, गैलियंस टाउन से बढ़ रहे थे और हिंटरलैंड्स पे अपने आप कंट्रोल को स्थापित कर रहे थे कि अब उन पे हम कंट्रोल करके रखेंगे, कंसोलिडेट कर रहे थे। फिर उन्होंने इसके लिए क्या किया, फॉरेस्ट क्लियर करे। फॉरेस्ट कहाँ के, गंगा यमुना दोआब, मतलब जब दो रिवर जाती है उसके बीच का जो एरिया होता है उसे हम दोआब बोलते हैं। तो उस दोआब के एरिया के फॉरेस्ट को इन्होंने क्या किया, क्लियर किया। और जो हंटर गैदर्स होते थे या पेस्टोरल्स होते थे, मतलब चरवाहे, उनकी जगह को इन्होंने क्या किया, खाली करवाया। लैंड गिवन पीसेंट, वो जो लैंड उन्होंने खाली करवाया वो उन्होंने किसको दे दिया, किसानों को दे दिया, ताकि वो वहां पे खेती एग्रीकल्चर करे और उन्हें टैक्सेस वगैरह दे। अब इसी सब से उन्होंने नए किले बनवाए, गैलियंस टाउन्स बनवाए और भी टाउन्स बनवाए। फिर इसके बाद आया सेकंड एक्सपेंशन। सेकंड एक्सपेंशन में क्या हुआ, अब इन्होंने पहले तो हिंटरलैंड्स को कंट्रोल किया, उस पर कंसोलिडेट किया। फिर इसके बाद उन्होंने अपनी बाउंड्रीज बढ़ाना स्टार्ट किया। बाउंड्रीज बढ़ाना, ये देखो ये मैप है, मैप में देखो कहाँ कहाँ बाउंड्रीज बढ़ाई। ये दिल्ली से आगे गए, यहाँ उधर गुजरात गए, चित्तौड़, रतन ये रणथंभौर, ये मांडू, ये देखो ये यहाँ से एक्सपेंड होते हुए हर तरफ गए। ये देखो वारंगल, अब ये यहाँ पे तंजावुर, ये यहाँ पे उन्होंने पूरे में दिल्ली सल्तनत को साउथ साइड में जाके एक्सपेंड किया। तो एक्सटर्नल फ्रंटियर्स बढ़ाया उन्होंने दिल्ली सल्तनत के। मिलिट्री एक्सपेंडिशन साउथर्न इंडिया, उन्होंने मिलिट्री को एक्सपेंड किया कहाँ पे, साउथर्न इंडिया में। किसने किया ये, अलाउद्दीन खिलजी ने किया। फिर उसके बाद है कल्मिनेट विद मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक के टाइम पे ये इनका जो पूरा ये दिल्ली सल्तनत का जो एम्पायर था वो अपने पीक पे था, मतलब पूरी हर तरफ ये फैल चुका था। फिर इन्होंने जब आगे लड़ाइयाँ लड़ी तो उन्होंने एलिफेंट को कैप्चर किया, हॉर्सेस, स्लेव्स, नौकरों को, और वहाँ के बहुत ही ज्यादा प्रीशियस मेटल को वो कैप्चर करके अपने यहाँ लेके आए। पहले ये बिगनिंग जो स्टार्ट करी थी वो बहुत ही छोटे लेवल पे थी, धीरे धीरे हम्बल बिगनिंग से स्टार्ट करी थी। फिर बाय द एंड मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, उनका जो रीजन था दिल्ली सल्तनत, उन्होंने वहां से अपनी आर्मी को क्या किया, मार्च किया, पूरे ये रीजन में हर तरफ फैलाया उस चीज को। मार्च अक्रॉस लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, हर तरफ उन्होंने अपने मतलब इंडिया में हर तरफ अपनी आर्मी स्प्रेड करी, फैलाई, एक्सपेंशन किया। दे डिफेटेड, उन्होंने राइवल आर्मीज को हराया और उनकी सिटीज को क्या किया, सीज कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया। द सल्तनत कलेक्टेड टैक्सेस, अब ये जो दिल्ली सल्तनत थी ये क्या करती थी, टैक्स को कलेक्ट करती थी, किससे, पीजेंट्री से, किसानों से। एंड डिस्पेंस जस्टिस, और उनके यहाँ प्रशासनिक कार्रवाई भी दिल्ली सल्तनत के लोग ही करते थे। मतलब कोई भी केस हो जाना या कोई समस्या हो जानी तो प्रशासनिक जस्टिस, वो सब भी कौन करते थे, दिल्ली सल्तनत के लोग किया करते थे। तो इस वाले पार्ट के लिए ये यहीं तक है। आई होप आपको इससे चीजें समझ में आई होंगी। आप देख मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। आई होप तब तक आप इसको अच्छे से कर लेंगे, समझ लेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को